सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आप सभी का एग्जाम बिट्स एकेडमी पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है, हमारी जो पॉलिटी की क्लास चल रही थी उसमें हमने भाग 5 तक कवर कर लिया था और जो आज का हमारा होगा वो होगा हमारा भाग नंबर 6, जिसमें हम आर्टिकल नंबर 153 से लेकर के 237 तक पढ़ेंगे। इस भाग में क्या रहने वाला है, इसमें हम पढ़ेंगे राज्य के बारे में और दूसरा जो हमारा मेन है वो हमारा हाई कोर्ट के बारे में। ठीक है ना। देखो आज का जो हमारा आर्टिकल नंबर है 153, आर्टिकल नंबर 153 में है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। क्या है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल नियुक्त किया जाएगा। ये बात लिखी गई थी हमारे मूल संविधान में। लेकिन फिर क्या होता है, एक सातवां संविधान संशोधन होता है 1956 में, 7वां संविधान संशोधन 1956, जिसके तहत ये प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है ना। 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत यह प्रावधान किया गया कि एक ही व्यक्ति को एक से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है नियुक्त किया जा सकता है ठीक है ना। लेकिन मूल संविधान में तो बस यही बोला गया था कि एक राज्य का एक ही राज्यपाल होगा। लेकिन बाद में एक अमेंडमेंट होता है 1956 में, जिसमें बोला जाता है कि एक ही व्यक्ति को एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी अपॉइंट किया जा सकता है। जैसे अगर मैं बात करूँ तो हमारा जैसे चंडीगढ़ का और यूनियन टेरिटरी है जो, और पंजाब है, उसका एक ही राज्यपाल नियुक्त होता है। ठीक है ना। इसके बाद जो अगला आता है हमारा आर्टिकल नंबर 154 में है भाई, राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ठीक है ना। यानी कि जो हमारी एग्जीक्यूटिव पावर है वो सारी की सारी पावर्स किसको दी गई हैं, राज्यपाल को दी गई है, गवर्नर को दी गई है। ठीक है ना। जैसे केंद्र की सारी कार्यकारी पावर प्रेसिडेंट के पास होती है, उसी प्रकार राज्य की कार्यकारी शक्ति किस में निहित होती है, राज्यपाल में। ठीक है ना। सारे के सारे काम राज्यपाल के नाम से किए जाते हैं। इसके बाद है हमारा आर्टिकल नंबर 156 में है भाई, राज्यपाल की नियुक्ति व अवधि। यानी कि राज्यपाल को अपॉइंट कौन करेगा, उसकी नियुक्ति कौन करेगा। जो राज्यपाल की नियुक्ति है भाई वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा। और कितने टाइम पीरियड के लिए उसकी अवधि होती है भाई, 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति उसको 5 वर्ष के लिए अपॉइंट करता है, लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसको उससे पहले भी पद से हटा सकता है। ठीक है ना। चलो इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 157, राज्यपाल पद की योग्यता। यानी कि अगर किसी को राज्यपाल बनना है तो उसके लिए उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। पहले नंबर पे पहला तो वह भारत का नागरिक हो, ठीक है। दूसरा, वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ठीक है। तीसरा, वह किसी लाभ के पद पर ना हो। ठीक है। चौथा है, वह विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। यानी कि उसकी सारी की सारी कंडीशन को फुलफिल करता हो। वह विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है ना।
और ये जो हमने 4 कंडीशन पढ़ी है, ये कंडीशन हम पहले भी पढ़ चुके हैं। किसके लिए पढ़ चुके हैं? ये हम प्रेसिडेंट के लिए पढ़ चुके हैं। उसमें भी सारे की सारी यही सेम कंडीशन थी। हमारा आर्टिकल नंबर था 58, जिसमें क्या था भाई, राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, उसके लिए सेम है। बस क्या था, वह लोकसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, और जब किसी राज्य को पाल को राज्य के लिए नियुक्त किया जा रहा है तो उसके लिए कंडीशन है कि वो विधानसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद है भाई जो हमारा अगला आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 159। आर्टिकल नंबर 159, राज्यपाल की शपथ। 159 में क्या है, राज्यपाल की शपथ। भाई राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? राज्यपाल की शपथ, राज्यपाल को शपथ भाई उस राज्य का जो हाई कोर्ट होगा और उस हाई कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा। देखो, अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंट तो प्रेसिडेंट करेगा, लेकिन शपथ कौन दिलाएगा? उस राज्य का जो हाई कोर्ट है उसका मुख्य न्यायाधीश। ठीक है ना। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा? हाई कोर्ट का उस, ऐसे लिखो, उस राज्य का, उस राज्य का, उस राज्य के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, जो कि अलग अलग राज्यों में अलग अलग होते हैं। ठीक है ना। लेकिन जो हमारा प्रेसिडेंट था उसको शपथ कौन दिलाता था? उसको शपथ दिलाता था हमारा सीजीआई यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है। इसके बाद आता है भाई आर्टिकल नंबर 160। आर्टिकल नंबर 160 में क्या है भाई, भाई एक टाइम पे ऐसा आ जाए कि भाई किसी भी राज्य में राज्यपाल नहीं है तो वहां क्या उपबंध किया जाएगा, यानी कि आकस्मिकताओं में, आकस्मिकताओं में सॉरी, आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन के कर्तव्यों का निर्वहन। ठीक है ना, का निर्वहन, यानी कि अगर राज्य में राज्यपाल नहीं है तो उस टाइम पे उसके लिए क्या, उसका क्या सॉल्यूशन किया जाएगा? जैसा राष्ट्रपति चाहे वैसा उपबंध कर सकता है। ठीक है ना। अगर किसी राज्य में राज्यपाल नहीं है, यानी कि उसका टाइम पीरियड पूरा हो चुका है या फिर उसने त्याग पत्र दे दिया है अपना, तो उस टाइम पे क्या होगा, जब तक नया राष्ट्रपति नहीं आता तो तब तक राष्ट्रपति, जब तक नया राज्यपाल नहीं आता तब तक राष्ट्रपति जैसा चाहे उस राज्य में उपबंध कर सकता है, जो वो चाहे वैसा सॉल्यूशन वहां के लिए कर सकता है। यानी कि राष्ट्रपति जैसा चाहे वैसा उपबंध कर सकता है, उपबंध कर सकता है। यानी कि प्रेसिडेंट की मर्जी है भाई, वो जैसा चाहे वैसा कर सकता है। ठीक है। इसके बाद आता भाई आर्टिकल नंबर 161, राज्यपाल की अक्षमादान शक्तियां। जैसे हमने प्रेसिडेंट में पढ़ा था, आर्टिकल नंबर 72 में प्रेसिडेंट पढ़ रहे थे जब, कि भी राष्ट्रपति के पास क्या होते हैं, कुछ अक्षमादान शक्तियां होती हैं। ठीक है। क्या राज्यपाल के पास भी ऐसी अक्षमादान शक्तियां होती हैं? बिल्कुल होती हैं भाई। वो सभी अक्षमादान शक्तियां होती हैं राज्यपाल के पास, बस एक नहीं है उसके पास, क्या? मृत्युदंड को माफ करना, मृत्युदंड को माफ करना। सिर्फ ये पावर नहीं है राज्यपाल के पास, नहीं बाकी सारी की सारी हैं। प्रविलंबन, लघुकरण, परिहार, ये सारी की सारी जो हमने आर्टिकल नंबर 72 में पढ़ी थी। ठीक है ना। यानी कि राष्ट्रपति को तो क्या कर सकता है भाई, जिसकी भी चाहे मृत्युदंड को भी माफ कर सकता है।
जो राज्यपाल है उसके पास ये 4 ना होकर के सिर्फ 3 ही है भाई। यानी कि राज्यपाल क्या है, किसी के भी मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। यानी कि ये सारा पढ़ने के बाद हमें लगता है कि राज्यपाल के पास भी सेम ऐसी ही पावर हैं जो कि एक प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है ना। जो प्रेसिडेंट होता है वो सेंटर को संभालता है, यानी कि सेंटर का चीफ होता है एक प्रकार से कहेंगे हम, और जो राज्यपाल होता है वो एक राज्य का मुखिया होता है, ठीक है ना। वैसे तो जो हमारा प्रेसिडेंट होता है पूरे देश के लिए होता है, लेकिन उसको पढ़ने से और राज्यपाल को पढ़ने से दोनों में एक ही डिफरेंस निकल के आता है भाई। जो हमारा प्रेसिडेंट है वो केंद्र सरकार के ऊपर होल्ड करता है, और जो हमारा गवर्नर है वो हमारा किसके ऊपर होल्ड करता है, स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर, ठीक है ना। चलो इसके बाद अगला है आर्टिकल नंबर 163। ठीक, देखो आर्टिकल नंबर 163 है कि भी राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी, एक मंत्री परिषद होगी, ठीक है ना। और जो मंत्री परिषद होगी उसका मुखिया भाई मुख्यमंत्री होगा, उसका मुखिया मंत्री परिषद का उसका मुखिया सीएम होगा, ठीक है ना। ये हमने जो हम पीएम के बारे में पढ़ रहे थे वहाँ पर भी पढ़ा था कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में एक कड़ी का काम करता है। उसी प्रकार स्टेट में जो राज्य की मंत्री परिषद है और जो हमारा राज्यपाल है उसके बीच में जो कड़ी का काम है वो कौन करता है, सीएम करता है। यानी कि अगर मंत्री परिषद को गवर्नर से कुछ काम है, कुछ अपनी बात पहुंचानी है, तो वो अपनी बात सीएम को बोलेंगे, ठीक है ना। यानी कि उन दोनों के बीच में जो मीडिएटर है वो कौन रहेगा, उस राज्य का मुख्यमंत्री रहेगा, ठीक है ना। राज्यपाल को सलाह देने के लिए क्या होगी भाई, एक मंत्री परिषद होगी और उस मंत्री परिषद का मुखिया कौन होगा, सीएम होगा, यानी कि उस राज्य का मुख्यमंत्री होगा, ठीक है। इसके बाद भाई आर्टिकल नंबर 164, राज्यपाल द्वारा मंत्री परिषद की नियुक्ति। यानी कि जो ये मंत्री परिषद है भाई, मंत्री परिषद में क्या होता है, सभी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, ठीक है ना। जो राज्यपाल है ना मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा किसके कहने पे, सीएम, यानी कि जो मुख्यमंत्री होगा वो सजेस्ट करेगा भाई मैं इस अपनी मंत्री परिषद में इनको शामिल करना चाहता हूं, तो वो क्या करेगा, उन सबको अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। ध्यान रखना, राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा, यानी कि मंत्री परिषद की नियुक्ति की जाती है, न कि उनका निर्वाचन। इन दोनों बातों में फर्क है। दूसरा इसमें और कुछ पॉइंट क्या है भाई, मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा ही की जाएगी। यानी कि जो सीएम होगा उसको अपॉइंट कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। जो राज्य की विधानसभा होगी, जो पार्टी जीत करके आएगी, वो अपने में से बोलेगी हम इस व्यक्ति को अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, हमारा बहुमत इस व्यक्ति के साथ है, तो फिर राज्यपाल क्या करेगा, उस व्यक्ति को उस राज्य का मुख्यमंत्री नियुक्त कर देगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या भाई, जो राज्य मंत्री परिषद होगी राज्य की विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। यानी कि जो सीएम होगा और उसकी मंत्री परिषद होगी वो विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी, रिस्पॉन्सिबल होगी। यानी कि जो विधानसभा में जवाब कोई भी जवाब देना होगा तो उनको मिलकर के देना होगा, किसी भी कार्य के लिए वो सारे के सारे मिलकर के रिस्पॉन्सिबल होंगे, ठीक है। अगला तीसरा पॉइंट इसमें क्या भाई, पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल प्रत्येक मंत्री को गोपनीयता की शपथ दिलाएगा। यानी कि जो मंत्री परिषद में मंत्री चुने जाएंगे वो अपना पद ग्रहण करने से पहले राज्यपाल के समक्ष क्या लेंगे भाई, शपथ लेंगे, ठीक है ना। ये था हमारा क्या आर्टिकल नंबर 164 में। देखो भाई इसके बाद आता भाई जो राज्यपाल है ना उसके पास कुछ पावर्स हैं और भी, और वो क्या क्या पावर हैं देखो, राज्यपाल की शक्ति और उसके कार्य। राज्यपाल की शक्तियां व कार्य, जैसे एक तो हमने पढ़ा ही भाई, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति और मंत्री परिषद की नियुक्ति कौन करेगा, हमारा राज्यपाल करेगा, ठीक है। उसके बाद
बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े अधिकारियों अधिकारियों जैसे कि मुख्य सचिव हो गया, महाधिवक्ता हो गया, एडवोकेट जनरल, महाधिवक्ता, मुख्य सचिव, ठीक है ना, मुख्य सचिव, महाधिवक्ता, इन सब की एक और लिखो, महाधिवक्ता, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करेगा भाई, राज्यपाल करेगा, ठीक है ना। बड़े बड़े अधिकारी जिसमें मुख्य सचिव होगा हमारा, यानी कि कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते हैं जिसको, महाधिवक्ता, एडवोकेट जनरल यानी कि हरियाणा सरकार का विधि अधिकारी, ठीक है, या फिर हमारा जो जो हमारा पीएससी होता है भाई, पीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन, और ये जिस भी स्टेट का होता है भाई उसके आगे उस स्टेट का पहला वर्ड लग जाता है। जैसे मैं हरियाणा की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, एचपीएससी, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है। चलो, या फिर इसके सदस्यों की नियुक्ति भी कौन करेगा भाई, राज्यपाल ही करेगा। ये राज्यपाल की क्या है भाई, उसकी पावर्स है, उसका ये कार्य है। दूसरा, जो राज्यपाल होता है वो सभी विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है उस राज्य के। राज्यपाल उस राज्य के सभी विश्वविद्यालयों यानी कि विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होता है, कुलाधिपति होता है, और सभी कुलपतियों की नियुक्ति करता है, सभी कुलपतियों की नियुक्ति करता है, की नियुक्ति करता है। जितनी भी राज्य के अंदर यूनिवर्सिटियां हैं उन सब का चीफ कौन होगा, हमारा गवर्नर होगा। देखो भाई, जो हमारी यूनिवर्सिटी होती है उसका मुखिया कौन होता है, वीसी, वाइस चांसलर बोलते हैं जिसको, ठीक है ना। वो सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग होता है वाइस चांसलर, लेकिन स्टेट के अंदर जितनी भी यूनिवर्सिटियां होती है उन सब का चांसलर कौन होता है, उस राज्य का राज्यपाल होता है। यानी कि सारी की सारी यूनिवर्सिटियां किसके अंडर में आती है, राज्यपाल के अंडर में आती है, और राज्यपाल ही सभी यूनिवर्सिटियों के लिए क्या अपॉइंट करता है भाई, उसका वीसी, वाइस चांसलर, ठीक है ना। तीसरा लिखो भाई, मान लिया विधानसभा में कोई विधायक है, उसकी अयोग्यता के ऊपर कोई सवाल उठा दिया जाए तो राज्यपाल क्या करेगा, राज्य चुनाव आयोग की मदद की परामर्श से उसका डिसीजन लेगा, ठीक है ना। यदि विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का क्या नाम विधानसभा सदस्य की अयोग्यता का निर्णय राज्यपाल चुनाव आयोग के परामर्श से करेगा, की सलाह से करेगा, के परामर्श से करेगा, ठीक है ना। उसके साथ डिस्कस करके करेगा भाई वो योग्य है या अयोग्य है, ठीक है। इसके बाद भाई जो अगला है क्या है, जो विधानसभा होगी हमारी क्या होगी, विधानसभा होगी, उसकी भाई उसमें जो धन विधेयक पेश किया जाएगा वो किसकी परमिशन से पेश किया जाता है, वो पेश किया जाता है हमारे राज्यपाल की। जिस प्रकार लोकसभा में जो धन विधेयक है वो राष्ट्रपति के परमिशन से पेश किया जाता है, उसी प्रकार राज्य की विधानसभा के अंदर भी जो धन विधेयक है राज्यपाल की अनुमति से पेश किया जाता है, ठीक है ना। क्या लिखेंगे हम, विधानसभा में धन विधेयक राज्यपाल की अनुमति से
पेश किया जाता है, पेश किया जाता है, पेश किया जाता है, ठीक है ना। ये था क्या हमारा राज्यपाल की कुछ शक्तियां और पावर, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद अगला आता हमारा कौन सा, आर्टिकल नंबर 165। आर्टिकल नंबर 165 में है भाई महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल। कौन होता है एडवोकेट जनरल है महाधिवक्ता? भाई ये राज्य का क्या होता है, सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। क्या होता है ये, राज्य का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी। यानी कि अगर हरियाणा सरकार की तरफ से कोई केस लड़ना है, ठीक है, या हरियाणा सरकार के ऊपर कोई केस पेंडिंग है, तो उसको जो रिप्रेजेंट करेगा जो वकील, उसको क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, ठीक है ना। जिस प्रकार सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल नंबर 76 में अटॉर्नी जनरल है, उसी प्रकार राज्य के लिए अपने अपने राज्य का सबका अलग अलग 165 के तहत महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, ठीक है ना, उस सरकार को कोर्ट में रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है ना। और जो इसकी नियुक्ति है भाई वो कौन करता है, राज्यपाल करता है। इसकी नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और किस व्यक्ति को नियुक्त करेगा, ये उस व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो राज्यपाल का जो हाई कोर्ट का जज बनने की योग्यता रखता हो। किसको नियुक्त करेगा राज्यपाल, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, बनने की योग्यता रखता हो, ठीक है ना, योग्यता रखता हो, ठीक है। अगला है भाई, जो ये महाधिवक्ता है ये उस राज्य के किसी भी सदन में बोलने का इसे पूरा अधिकार है, लेकिन ये वहां पर वोटिंग नहीं कर सकता। यह राज्य के दोनों सदनों में भाग ले सकता है, दोनों सदनों में भाग ले सकता है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है, लेकिन मतदान करने का अधिकार नहीं है। वोटिंग नहीं कर सकता, ये किसी भी प्रस्ताव के ऊपर अधिकार नहीं है। जैसे जैसे हम पढ़ रहे हैं आपको ऐसा लग रहा हो कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में था उसी प्रकार जो हम केंद्र में पढ़ रहे थे सेम वैसा ही है, बस राज्य सरकार में क्या हो जाता है भाई, उनका नेम चेंज हो जाता है, चीजें सेम की सेम है, ठीक है ना। वहां पे प्रेसिडेंट होता था तो यहाँ पे राज्यपाल है, ठीक है। वहां पे महान्यायवादी होता था तो यहाँ पे क्या, महाधिवक्ता है, ठीक है ना। वहां पे जो प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और प्रेसिडेंट के बीच में काम करता था, यहाँ पे राज्यपाल और क्या नाम है, विधानसभा मंत्रिपरिषद के बीच में मुख्यमंत्री काम करता है, ठीक है ना। अगला है भाई हमारा आर्टिकल नंबर 167, जिसमें क्या भाई, मुख्यमंत्री के कर्तव्य, यानी कि मुख्यमंत्री का क्या कर्तव्य होगा कि भाई वो किसी भी प्रस्ताव यानी कि कानूनी प्रस्ताव या प्रशासनिक कार्य को राज्यपाल से अवगत कराए, कोई भी कानूनी प्रस्ताव लाया गया है उसकी सूचना वो राज्यपाल को देगा। जो हमारा प्रशासन है वो राज्य में किस तरीके से चल रहा है उसकी सारी सूचना देना राज्यपाल को किसका कर्तव्य है, ये मुख्यमंत्री का कर्तव्य है, ठीक है ना। अब आ जाता भी हमारा विधानमंडल। विधानमंडल ये कह सकते हैं हमारा एक छोटा रूप है किसका, संसद का। जैसे हमारी संसद लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट से मिलकर के बनी होती है, उसी प्रकार जो विधानमंडल है वो किससे मिलकर के बना होता है भाई, विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल। विधानमंडल किससे मिलकर के बनी, विधान परिषद से, विधानसभा से, राज्यपाल। लेकिन जो विधान परिषद है ना भाई, वो सभी राज्यों के अंदर नहीं है,
वो क्या है, सभी राज्यों के अंदर नहीं है। ये देखो, तो फिर मेनली जो विधानमंडल है ना हमारा, मेनली विधानमंडल विधानसभा प्लस राज्यपाल से मिलकर के बना होता है, लेकिन विधान परिषद भी शामिल होती है अगर वो उस राज्य में है, ठीक है ना। यानी कि राज्यपाल तो हमारा एक छोटा सा रूप हो, जैसे विधानमंडल छोटा रूप है किसका, संसद का, उसी प्रकार राज्यपाल किसका छोटा रूप है, राष्ट्रपति का। विधानसभा हमारी लोकसभा, और विधान परिषद क्या हमारी, राज्यसभा, ठीक है ना। सारी की सारी चीजें सेम है, पैरेलल हैं, ठीक है ना। दोनों में कंपैरिजन करते हुए याद करना, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। आर्टिकल नंबर 167 में क्या भाई, हमारा विधानमंडल किस किस से मिलकर के बना, भाई मुख्यतः तो ये विधानसभा और राज्यपाल से मिलकर के बना होता है, लेकिन अगर राज्य में विधान परिषद भी मौजूद है तो वो भी उस वहां के विधानमंडल में शामिल होगी, ठीक है ना। इसके बाद देखो भाई, जो हमारी विधान परिषद है वो कैसे बनती है, विधानसभा कैसे बनती है, कितने उनके अंदर सदस्य होते हैं। देखो आर्टिकल नंबर 169, आर्टिकल नंबर 169 है हमारा विधान परिषद का सर्जन, यानी कि जो हमारी विधान परिषद है वो कैसे क्या है। देखो यह राज्य का भाई उच्च सदन है, क्या है यह राज्य का उच्च सदन है, उच्च सदन है। बताया था मैंने, जो विधान परिषद है वो एक छोटा रूप मान के चलो किसका, राज्यसभा का, और राज्यसभा को हम क्या बोलते थे, उच्च सदन, यानी कि अपर हाउस। उसी प्रकार यह राज्य का क्या है, उच्च सदन। इसका सदस्य बनने के लिए, इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है। और जिनका कार्यकाल कितना होता है भाई, 6 वर्ष तक, ठीक है ना। उन सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, 6 वर्ष तक। उनका कार्यकाल 6 वर्ष के लिए होता है, 6 वर्ष तक होता है, 6 वर्ष तक होता है। लेकिन क्या होता, हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं, सेवानिवृत्त। लेकिन हर दूसरे वर्ष सेम एज इट इज जैसे राज्यसभा में था, लेकिन हर दूसरे वर्ष 1/3 सदस्य अवकाश ग्रहण करते हैं, ठीक है, करते हैं। अच्छा भाई, अगर मान लिया कई बार ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि भाई कोई मेंबर जो 6 वर्ष का अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अगर उसकी मृत्यु हो जाए तो उसका क्या ऑप्शन रहेगा, तो क्या होगा भाई, जो नए सदस्य के लिए चुनाव करवा लिया जाएगा उसकी जगह, लेकिन उसको बची हुई अवधि के लिए ही चुना जाएगा, न कि पूरे के पूरे 6 वर्ष के लिए, ठीक है ना। यदि किसी सदस्य की आकस्मिक मृत्यु, मृत्यु या फिर त्याग पत्र हो जाए, या त्याग पत्र आ जाए, ठीक है, तो नया सदस्य बची हुई अवधि के लिए चुना जाएगा। नया सदस्य बची हुई अवधि के लिए चुना जाएगा, न कि पूरे 6 वर्ष के लिए। बची हुई अवधि के लिए चुना जाएगा। ये कंडीशन होने वाले है हमारी विधान परिषद के सदस्यों की, ठीक है ना। इसके बाद जो आता है भाई हमारा, वो है हमारा विधानसभा का सृजन, ठीक है ना। विधानसभा किस तरीके से बनती है, ठीक है। विधानसभा भाई हमारा कैसा सदन है, निम्न सदन है, ठीक है ना। विधानसभा यह निम्न सदन है, यानी कि लोअर हाउस है, निम्न सदन है। इसका कार्यकाल भी 5 वर्ष का होता है,
क्या होता है, इसका कार्यकाल 5 वर्ष होता है। लेकिन अगर राज्यपाल चाहे तो इसको मतलब असामान्य परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले भी विघटित कर सकता है। लेकिन राज्यपाल असामान्य परिस्थिति का मतलब है भाई किसी के पास यानी कि बहुमत ना हो, सरकार के पास से बहुमत चला जाए, ठीक है ना, कि सरकार गिर जाए, ऐसी परिस्थितियों में राज्यपाल क्या करेगा, इसको विघटित भी कर सकता है। लेकिन राज्यपाल असामान्य परिस्थितियों में इसको पहले भी विघटित कर सकता है, पहले भी विघटित कर सकता है, ठीक है। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है भाई। इसका सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है, ठीक है ना, 25 वर्ष है। अच्छा भाई, एक चीज और है, किसी भी राज्य की विधानसभा में 60 से कम सीटें और 500 से ज्यादा विधानसभा की सीटें नहीं हो सकती। किसी भी राज्य में विधानसभा की कम से कम 60 व ज्यादा से ज्यादा 500 सीटें ही हो सकती हैं, 500 सीटें ही हो सकती हैं, ठीक है ना। किसी भी राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 सीटें और ज़्यादा से ज़्यादा 500 सीटें ही हो सकती हैं। लेकिन क्या है, इसके कुछ अपवाद भी हैं भाई। क्या क्या अपवाद है कुछ स्टेट में, जैसे गोवा है, गोवा में भाई सिर्फ 40 ही सीटें हैं भाई, छोटा राज्य 40। मिजोरम है, मिजोरम में भी सिर्फ कितनी है, 40 सीटें। सिक्किम है, सिक्किम के अंदर कितनी सीटें हैं, 32। सिक्किम है कितनी, 32। और जो पुदुचेरी है, पुदुचेरी उसमें कितनी है भाई, 32 सीटें, ठीक है ना, उसमें कितनी सीटें हैं भाई, 32 सीटें। लेकिन यहाँ पे एक बार बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये पूछा गया था कि भाई किस केंद्र शासित प्रदेश में, ऐसे पूछ लिया था, किस राज्य में सबसे कम विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें ऑप्शन में पुदुचेरी था, जिसमें क्या था, मिजोरम था, ठीक है, और 2 अलग राज्य दिए हुए थे, ठीक है ना। तो वहां पर हमने पढ़ा है भी, जैसे पुदुचेरी में हमारी कितनी है, सॉरी भाई, पुदुचेरी में 30 है, 32 नहीं 30। तो भाई उसने केंद्र शासित का पूछा है, राज्य का पूछा है, और जबकि हमारा जो पुदुचेरी है वो क्या है, केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। ध्यान रखना, उसने राज्य में सबसे कम सीटें पूछी हैं या किसी केंद्र शासित प्रदेश में सीटें पूछी हैं। ऑप्शन में आपको चारों के चारों देखने को मिल जाएंगे, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद अगला देखो, इसके बाद अगला आता भाई हमारा आर्टिकल नंबर 171। आर्टिकल नंबर हमारा 171। आर्टिकल नंबर 171 है हमारा, जो भाई विधान परिषद की है जो संरचना किस तरीके से की गई, यानी कि उसके जो मेंबर होते हैं उनको किस तरीके से इलेक्ट किया जाता है। देखो पहला पॉइंट है भाई, जो विधान परिषद की, पहले तो बात आती है सीटें की, भाई कितनी सीटें हो सकती हैं। विधान परिषद की सीटें उस राज्य की विधानसभा की जो जितनी सीटें हैं ना, उसके 1/3 से अधिक नहीं हो सकती। यानी कि मैं ये बोलूं कि किसी राज्य की विधानसभा में मान लिया 150 सीटें हैं, तो विधान परिषद की मैक्सिमम सीटें वहां पर 50 ही हो सकती है, ठीक है ना। लेकिन साथ में एक कंडीशन ये भी, लेकिन 40 से कम भी नहीं हो सकती।
यानी कि मिनिमम 40 सीटें तो वहां पर विधान परिषद की होनी चाहिए, तब जाकर के वहां पर विधान परिषद का सृजन होगा, क्रिएशन होगा। यानी कि अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो भाई हरियाणा में जो विधानसभा की सीटें क्या है हमारी 40 है, ओ सॉरी 90 है। इसका 1/3 बनेगा कितना, 30। तो यानी कि यहां पर इस कंडीशन के हिसाब से विधान परिषद बन ही नहीं सकती, इसलिए हरियाणा में विधान परिषद है भी नहीं। ठीक है ना। क्या होगा, विधान परिषद की सीटें उस राज्य की जो विधानसभा की सीटें हैं उसके 1/3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, और लेकिन मिनिमम 40 तो होनी ही होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या है इसका चुनाव भाई किस तरीके से होगा, अप्रत्यक्ष तरीके से किया जाएगा। कैसे किया जाएगा, अप्रत्यक्ष तरीके से और एकल संक्रमणीय पद्धति। एकल संक्रमणीय पद्धति के बारे में हमने पढ़ा था भाई, इसमें वोटिंग की क्या होती है, प्रेफरेंस देनी होती है। ठीक है ना। चलो, इसके सदस्यों के चुनाव में कैसे भाग लिया जाता, कौन कौन भाग लेंगे, देखो मैंने इसको कैटेगरी में डिवाइड किया है भाई, 1/3, 1/3, 1/6, 1/12, 1/12। ठीक है ना। यानी कि जैसे मैं बात करूं भाई किसी राज्य में विधान परिषद की 120 सीटें हैं, तो उसके 1/3 मेंबर को कौन सेलेक्ट करेगा, उस राज्य की विधानसभा के सदस्य सिलेक्ट करके देंगे, यानी कि उन मेंबर के लिए वो वोटिंग करेंगे। फिर अगला है, फिर अगले 1/3 यानी कि अगले 40 मेंबर के लिए कौन वोट करेगा, उस राज्य की जो स्थानीय संस्थाएं हैं, जो संस्थाएं होती है एक राज्य के अंदर, ठीक है ना, उनके एक निर्वाचक मंडल होगा, वो क्या होंगे, विधान परिषद में वोट डालने के लिए एलिजिबल होंगे, यानी कि अगले 40 सदस्यों का चुनाव वो करेंगे। ठीक है ना। इसके बाद है भाई तीसरा 1/6, यानी कि 20 अगले जो 20 सदस्य होंगे उनका चुनाव क्या होगा, राज्यपाल द्वारा मनोनीत जो साहित्य, कला, विज्ञान, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा व सहकारिता आंदोलन में भाग लिया होगा, जिसने जो मतलब इन कैटेगरी के अंदर आता है, राज्यपाल उनको अपॉइंट करेगा। ये जस्ट वैसे ही है जैसे राज्यसभा में हमारी टोटल वर्तमान में 250 सीटें मैक्सिमम हो सकती हैं, लेकिन मेंबर फिलहाल कितने, 245। उन 245 में से 233 तो इलेक्ट होकर के आते हैं, जो 12 है ना उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है, जो साहित्य, कला, विज्ञान, पत्रकारिता, सामाजिक सेवा में मतलब विशेष ज्ञान रखते हैं। लेकिन राज्यपाल के द्वारा क्या होगा, एक एक्स्ट्रा है भाई सहकारिता आंदोलन, यानी कि ये 1/6 मेंबर को विधान परिषद में राज्यपाल अपनी तरफ से किसी को भी मनोनीत करता है जो इन टॉपिक से क्या होंगे, जो इन टाइटल से क्या होंगे, वो रिलेटेड होंगे। ठीक है ना। इनमें विशेष रुचि रखते होंगे, साहित्य हो, आर्ट हो, लिटरेचर हो, ठीक है ना, जर्नलिज्म हो या फिर सामाजिक सेवा, जो भी है। ठीक है ना। उसके बाद आता भाई हमारा क्या, राज्य के अध्यापक। कुछ राज्य के अध्यापक होंगे जिनके पास वोट करने की पावर होगी, वो क्या करेंगे, 1/12 यानी कि 10 सदस्यों को, 1/10 सदस्यों को कौन चुनेंगे, उस राज्य के क्या अध्यापक। इसके बाद आता भाई अगले 1/12 सदस्य किसके द्वारा चुने जाएंगे, वो विद्यार्थी जिन्होंने 3 वर्ष पूर्व स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन की उपाधि प्राप्त कर ली हो और वो एलिजिबल हो चुके हैं किसके लिए, विधान परिषद में क्या करने के लिए, वोटिंग करने के लिए। तो 20 सदस्य उनके द्वारा चुने जाएंगे। ठीक है ना। 20 सदस्य क्या होंगे भाई, उनके द्वारा चुने जाएंगे, यानी कि कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होगा उस राज्य में जहां पर विधान परिषद है उसके सदस्यों का चुनाव करने के लिए। ये एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, कई बार पूछ भी लिया जाता है भाई 1/12 सदस्यों का चुनाव विधान परिषद में किन के द्वारा किया जा सकता है। वैसे तो 2 हैं, लेकिन ऑप्शन में कोई एक देखने को मिलेगा, यानी कि पहले 4 ही डाल देगा, वो बताओ। ठीक है ना। अच्छा भाई, अब बात आती है भाई विधान परिषद की। विधान परिषद जैसे हमने इस एग्जाम्पल से समझा था भाई, हर राज्य में तो विधान परिषद है नहीं, क्योंकि मिनिमम 40 तो क्या होनी चाहिए, मिनिमम सीटें होनी चाहिए, और मिनिमम विधान परिषद की 40 सीटें होने के लिए उस राज्य में विधानसभा की क्या होनी चाहिए, फिर 120 सीटें भी होनी चाहिए, जो कि हर राज्य के अंदर नहीं है। तो वर्तमान में भारत के अंदर ये 6 राज्य हैं जिनमें क्या है भाई, वर्तमान में क्या विधान परिषद है। कौन कौन से हैं भाई, एक तो है हमारा यूपी, यूपी के अंदर विधान परिषद की 100 सीटें। दूसरा है हमारा कर्नाटका, कर्नाटका में विधान परिषद की क्या है भाई, 75 सीट्स।
फिर है हमारा क्या, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भी विधान परिषद की कितनी सीटें हैं, 78 सीट है। फिर बिहार के अंदर हमारी विधान परिषद की कितनी सीटें हैं भाई, 75। तेलंगाना के अंदर 40 जो कि मिनिमम भी होती है, और आंध्र प्रदेश के अंदर विधान परिषद की 58 सीटें हैं। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉलिटिका यहां से भी बन जाता भी, किस राज्य के अंदर विधान परिषद की सीटें वर्तमान में हैं। पहले ये 8 थे, पश्चिम बंगाल में भी थी, जम्मू कश्मीर में भी थी, लेकिन भाई उनको हटा दिया गया है, ठीक है ना। ये हमारा विधान परिषद से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इंपॉर्टेंट आर्टिकल था, जिससे कई बार बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए मतलब हर एग्जाम में कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिल जाता है। ये हमारा इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है ना। चलो भाई, इसके बाद जो अगला हमारा आर्टिकल होने वाला है, आर्टिकल नंबर है हमारा 174। मैंने पहले बोला था हम सभी के सभी आर्टिकल को लगातार नहीं करेंगे, जो हमारे प्रीवियस हो गए वो बार बार रिपीट करके पूछे गए हैं और जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन्हीं को पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है ना। मैंने बताया हम भाग नंबर 6 पढ़ रहे हैं, जो कहां से लेकर के 153 से लेकर के 237 आर्टिकल तक रहने वाला है। इस क्लास में आज सारे के सारा भाग 6 कंप्लीट करेंगे, ठीक है ना। चलो अगला आर्टिकल बताया मैंने, कौन सा, आर्टिकल नंबर 174। आर्टिकल नंबर 174 है हमारा राज्य विधानमंडल के सत्र, आहूत, सत्रावसान और विघटन के बारे में। भाई जैसा हमने इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तब। आहूत का मतलब होता भाई सत्र को बुलाना, सत्रावसान होता 2 सेशन के बीच का गैप, 2 सत्र के बीच का गैप, और विघटन होता है भाई सेशन का क्या करना, दी एंड करना, मतलब, ठीक है ना। चलो तो देखो, राज्यपाल जब चाहे विधायकों ऐसे लिखो, विधानमंडल के सदस्यों को सत्र में बुला सकता है, ठीक है ना। राज्यपाल जब चाहेगा विधान मंडल के सदस्यों को भाई सत्र में बुला सकता है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन भाई एक कंडीशन और है, 2 सत्र के बीच में 6 माह से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। लेकिन 2 सत्र के बीच 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज क्या, आर्टिकल नंबर 174 में भी राज्यपाल जब भी चाहेगा वो विधानमंडल के सदस्यों को सत्र के लिए बुला सकता है, लेकिन जो 2 सत्र होंगे उनके बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता भाई विधायक, आर्टिकल नंबर 194, विधायक विधान पार्षद के विशेष अधिकार। देखो भाई, विधायक तो सुना होगा, यानी कि जिसको क्या बोलते हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी कि जो विधानसभा के सदस्य होते हैं। विधान पार्षद बोलते भाई एमएलसी, ठीक है ना। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी कि विधान परिषद के सदस्यों को क्या बोला जाता है, विधान पार्षद, ठीक है ना। इनके विशेष अधिकार भाई क्या है, इनको कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है ना, वो उसमें ये मेंशन किए गए हैं, ठीक है। इसके बाद आता आर्टिकल नंबर 200, यानी कि जब राज्य विधानमंडल से कोई प्रस्ताव पारित होकर के आ जाए तो राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियां। राष्ट्रपति व राज्यपाल की शक्तियों के बारे में क्या भाई, देखो पहले राज्यपाल ही देखो, जो राष्ट्रपति है वो अगले टॉपिक के लिए मेंशन है, ठीक है। राज्यपाल की शक्तियां, जब कोई प्रस्ताव विधानमंडल से पारित होकर आता है, तो राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। राज्यपाल उसे पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, ठीक है ना।
लौटा सकता है। लेकिन अगर वो सेम दोबारा से पारित होकर के आ जाए तो भाई राज्यपाल को अपनी सहमति देनी पड़ेगी। लेकिन दोबारा पारित होने पर अपनी सहमति देनी होगी, अपनी सहमति देनी होगी। ठीक है ना, ये राज्यपाल के बारे में किसी प्रस्ताव के ऊपर। उसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 201। राज्यपाल उस विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रख सकता है जिसमें उसे ये लगे, यानी कि उसकी समझ से बाहर हो, उसको थोड़ा ऐसा संदेह हो, ऐसा डाउट हो कि भाई इस पे अगर मैंने साइन कर दिए और ये कानून पारित हो गया राज्य के लिए, लेकिन ये हमारे संविधान के अनुरूप नहीं है, तो वो उसको क्या करेगा, राष्ट्रपति के साइन के लिए आरक्षित रख सकता है। यानी कि मान लिया विधानमंडल से कोई प्रस्ताव पारित होकर के आया, कानून तो वो तभी बनेगा ना जब उसके ऊपर राज्यपाल साइन कर देगा। लेकिन जब राज्यपाल को खुद ही डाउट होने लगे, संदेह होने लगे, भाई इसमें तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि भाई संविधान की अवहेलना हो रही है, तो ऐसे प्रस्ताव को वो क्या कर सकता, राष्ट्रपति के लिए रिजर्व रख सकता है। ठीक है ना, भाई इस पे अपना फैसला कौन देंगे, प्रेसिडेंट साहब देंगे। आर्टिकल नंबर 202 भाई, राज्यों का वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का मतलब है भाई राज्यों का जो बजट पेश किया जाता है वो आर्टिकल नंबर 202 के तहत पेश किया जाता है। हमने जब केंद्र के बजट के बारे में पढ़ा था वहां पे मैंने बताया था हमारे संविधान के अंदर बजट नाम का कोई वर्ड नहीं है, उसके लिए क्या यूज किया जाता है, वार्षिक वित्तीय विवरण। ठीक है ना, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, ये तो बात होगी राज्यों के वार्षिक वित्तीय विवरण की। आज के कमेंट सेक्शन में ये बताना है जो केंद्र के लिए जो वार्षिक वित्तीय विवरण है वो हमने कौन से आर्टिकल में पढ़ा था। ठीक है ना, चलो देखो अब आगे। भाई आगे की आगे आर्टिकल पढ़ते जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भी पीछे के स्किप करते जा रहे हैं। अब जब पहले हमने सेंटर के बारे में पढ़ा था, अब हम क्या कर रहे हैं, स्टेट के बारे में पढ़ रहे, तो दोनों को रिलेट करते हुए चलना है कि भी सेंटर में तो ये चीजें इस आर्टिकल में थी और हमारे इसमें स्टेट वाले में ये है। ठीक है ना, चलो आर्टिकल नंबर 213 है, जब विधानमंडल सत्र में नहीं होगा तो राज्यपाल एक अध्यादेश जारी कर सकता है यदि उसको ऐसा लगे कि भी ऐसा करने की जरूरत है, और ऐसे अध्यादेश 6 सप्ताह के भीतर विधानमंडल से पारित करवाने आवश्यक होते हैं। और अगर यदि ऐसा नहीं किया जाता तो वह अध्यादेश अपने आप क्या हो जाता, निरस्त हो जाता, अपने आप क्या हो जाता भाई, वो कैंसिल हो जाता है। और ऐसा ही अध्यादेश की एक पावर क्या थी हमारी, राष्ट्रपति के पास थी, वो बताना कौन से आर्टिकल के तहत थी। ठीक है ना, अगला है आर्टिकल नंबर 214। प्रत्येक राज्य के लिए क्या होगा भाई, एक उच्च न्यायालय होगा, यानी कि प्रत्येक राज्य के लिए क्या एक हाई कोर्ट एस्टेब्लिश किया जाएगा। ये बात मेंशन है हमारी कौन से आर्टिकल नंबर 214। देखो 214 में तो मेंशन है हमारा किसका, हाई कोर्ट का, और लेकिन 124 में किसका मेंशन था हमारा, वो था हमारा सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना, सिर्फ डिजिट का इंटरचेंज है। ओके, इसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 216, जो हमारे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होंगे और अन्य न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्तियों से संबंधित। इनकी जो नियुक्तियां करेगा भाई वो कौन करेगा, वो हमारा क्या करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जो हमारे हाई कोर्ट हैं उनके मुख्य न्यायाधीश और बाकी के जो न्यायाधीश होंगे उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। इसके बाद आता है हमारा आर्टिकल नंबर 219, यानी कि जो हाई कोर्ट के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होंगे उनकी शपथ से रिलेटेड। उनको शपथ कौन दिलाएगा, उनको भाई शपथ दिलाएगा उस राज्य का राज्यपाल, उस राज्य का राज्यपाल, यानी कि जो नियुक्ति करेगा वो तो कौन होगा, हमारा राष्ट्रपति, और जो शपथ दिलाएगा वो कौन होगा, उस राज्य का राज्यपाल। ठीक है, अच्छा 226 नंबर आर्टिकल में क्या भाई, मौलिक अधिकार व विधिक अधिकार संबंधी क्या होगा, रेट जारी करेगा कौन, हमारा हाई कोर्ट। जैसे हमने उसमें पढ़ा था हमारा आर्टिकल नंबर 32 के अंदर, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो हमें 5 तरह के रिट जारी करता है। ठीक है ना, उसी प्रकार 226 में हमारा हाई कोर्ट भी रिट जारी करता है। मौलिक अधिकार तो हमारे 5 हैं,
विधिक अधिकार, एक विधिक अधिकार यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट होगा, सुप्रीम कोर्ट तो हमारे सिर्फ 5 रिट जारी करता है भाई, लेकिन जो हमारा हाई कोर्ट है ना, वो एक एक्स्ट्रा रिट जारी करता है, वो कि विधिक अधिकार यानी कि हमारे लीगल राइट्स के लिए, ठीक है ना, मौलिक अधिकार के लिए हम सुप्रीम कोर्ट प्लस हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं, ठीक है ना। मौलिक अधिकार के लिए हम भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों में जा सकते हैं। पहले हम हाई कोर्ट में जाएंगे, अगर वहां कुछ ऐसा एक्शन नहीं लिया जाता तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। अगर हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं तो वो क्या करेगा, रेफरेंस देगा किसकी, हाई कोर्ट की, ठीक है ना। अच्छा भाई, लेकिन जो विधिक अधिकार होगा भाई उसको सिर्फ और सिर्फ हाई कोर्ट, यानी कि क्वेश्चन ये भी बनता है सुप्रीम कोर्ट तो 5 तरीके की रिट जारी करेगा और जो हमारा हाई कोर्ट होगा वो टोटल क्या रिट जारी करेगा, हमारी 6 रिट जारी करेगा, ठीक है ना। चलो इसके बाद जो अगला हमारा आर्टिकल है वो है भाई इस भाग का, यानी कि भाग नंबर 6 का आखिरी आर्टिकल पढ़ेंगे हम, आर्टिकल नंबर कौन सा, 237। उसमें भी अभी हमारा क्या है, उच्च न्यायालय के बारे में, हाई कोर्ट के बारे में मेंशन किया गया है, ठीक है ना। देखो नंबर 235 है हमारा, अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अधीन होंगे। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है मेरा यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, यानी कि जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होंगे वो सारे के सारे हाई कोर्ट के अंडर में कार्य करेंगे, ठीक है ना। अच्छा भाई, कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड है। देखो, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश की योग्यताएं क्या क्या होती है। पहली बात तो भाई वह भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी कि अगर कोई हाई कोर्ट में जज बनना चाहता है तो पहली बात तो भारत का नागरिक हो, कम से कम 10 वर्ष तक वह किसी जुडिशियल पद पर रह चुका हो, न्यायिक पद पर रह चुका हो, या फिर किसी उच्च न्यायालय में लगातार 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, यानी कि वहां वकील रहा हो, ठीक है ना, लगातार 10 वर्षों तक भाई। दूसरा है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का जो अवकाश ग्रहण है, यानी कि उसके सेवानिवृत्त की आयु है वो भाई 62 वर्ष है। वर्तमान में 62 है, लेकिन इनकी जो मांग है वो 65 वर्ष है, यानी कि प्रस्तावित है, पेंडिंग अभी तक, ठीक है ना। अच्छा, क्या है भाई, पहले एक इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन है, 15वां संविधान संशोधन होता है 1963। इसके अंतर्गत क्या किया गया था, उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 वर्ष कर दी गई थी। क्या था, जो हमारा सुप्रीम हाई कोर्ट के जो जज हैं उनकी पहले रिटायर्ड एज 60 थी, फिर 15वां संविधान संशोधन होता है 1963 में, उसमें 62 कर दी गई, और वर्तमान में क्या है भाई, वो 65 प्रस्तावित है, ठीक है। इतना था हमारा हाई कोर्ट के जजेस से रिलेटेड, ठीक है ना, हाई कोर्ट से रिलेटेड। और वर्तमान में इंडिया के अंदर, भारत के अंदर हाई कोर्ट्स की जो संख्या है भाई वो कितनी है, 25। लेकिन अब बात ये आती है कि भाई 28 तो हमारे स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरी हैं, और हमारे जो हाई कोर्ट है वो 25 है। भाई क्या है, एक से अधिक राज्यों के लिए भी क्या है भाई, कोर्ट सेम बना, एक ही कोर्ट बना दिया गया है, जैसे हरियाणा का, पंजाब का और फिर यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ का, तीनों को मिलाकर के एक हाई कोर्ट है, ठीक है ना। अच्छा भाई, जो भारत में पहला हाई कोर्ट था भाई वो 1862 में बना था, ठीक है ना। कौन कौन से 3 स्थापित किए गए थे, कलकत्ता, बंबई व मद्रास उच्च न्यायालय, ठीक है ना। अच्छा, जो हमारा वर्तमान में जो नया बना था 25वां हाई कोर्ट भाई, उसकी स्थापना 1 जनवरी 2018 को की गई थी, यानी कि जो हमारा लेटेस्ट बना था वो हमारा 1 जनवरी 2018 को बना था, ठीक है ना। और जो बना था वो लास्ट वाला, यानी कि 25वां कौन सा, हमारा आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय, आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हाई कोर्ट, ठीक है ना, लास्ट वाला ये है नया सबसे। और सबसे पुराने कौन से हैं जो सबसे पहले स्थापित हुए थे, वो ये 3 है, कलकत्ता, बंबई और मद्रास, ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट और है हाई कोर्ट के जज से रिलेटेड। मान लिया किसी हाई कोर्ट के जज को का न्यायाधीश रहा है, वो उसी न्यायालय में भी कभी भी वकालत नहीं कर सकता रिटायर्ड होने के बाद, यानी कि कोई हाई कोर्ट है उसमें कोई जज रहा है और रिटायर्ड होने के बाद ये वो वहां पर किसी का केस नहीं लड़ सकता। ये था भाई हमारा भाग नंबर 6, भाग नंबर 6, आर्टिकल नंबर 153 से लेकर के जो 237 तक है, ठीक है। इसमें जो हमारे मुख्य अनुच्छेद थे वो हमने पढ़े, ठीक है। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, ठीक है। आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, थैंक यू।